हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, टूनी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकली हुई थी। इतनी देर से मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हूँ, मगर मुझे अभी तक एक भी फल का पेड़ नहीं दिखा। मोनू भी घोंसले में अकेला है। तभी टूनी को एक सेब का पेड़ दिखाई पड़ता है। अरे वाह रहा, मुझे एक सेब का पेड़ दिख गया। टूनी उस सेब के पेड़ पर आती है। इस जंगल में अब ज़्यादा फल के पेड़ नहीं बचे हैं। कैसे कि मुझे ये एक फल का पेड़ मिल गया। अब मैं यहाँ से 2 सेब ले लेती हूँ, एक आज के लिए और एक कल के लिए। टूनी 2 सेब लेकर अपने घोंसले के पास आ जाती है। चलो, एक सेब मैं अपने घोंसले के साइड में रख देती हूँ और एक सेब में मैं और मोनू खा लेते हैं। टूनी के घोंसले के बगल में एक और पेड़ था, जहाँ पर काला कौवा और गोरी कौवी रहते थे। काला कौवा बहुत आलसी था। कालू कालू उठो। क्या हुआ गोरी, तुम मुझे क्यों उठा रही हो? कालू, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ। गोरी, तुम्हें पता नहीं है क्या, इस जंगल में अब एक भी फल का पेड़ नहीं है। कालू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो मैं क्या खाऊं? जाओ, जाकर कहीं से कुछ भी मेरे लिए लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। अगर मुझे कुछ खाने के लिए मिलता है तो मैं ले आऊँगा। अब काला कौवा खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है कि तभी उसे टूनी का घोंसला दिखता है। अरे, टूनी के घोंसले में मुझे कुछ दिख रहा है। शायद उसके पास कुछ खाने के लिए होगा। काला कौवा छुप कर देखता है। मुझे पता था कि टूनी के पास ज़रूर कुछ खाने के लिए होगा, मगर मैं उससे सेब कैसे चुराऊं? अभी चुराऊंगा तो मुझे पकड़ लेगी। हाँ, मैं रात को चुराऊंगा। ऐसा बोलकर काला कौवा अपने घोंसले में आ जाता है। अरे क्या हुआ कालू, तुम कुछ खाने के लिए नहीं लाए? अरे गोरी, सब्र करो, मैंने टूनी के घोंसले में एक सेब देखा है। हाँ तो वो उसका है, तुम जाकर मेरे लिए कुछ लाओ। अरे तुम मेरा मतलब समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि रात होने दो, मैं टूनी का वो सेब चुरा लूँगा। वैसे भी इस जंगल में फल का पेड़ बहुत कम है। हाँ, ये तुमने अच्छी बात की। रात को टोनी सो जाएगी, तब वो सेब चुराना आसान हो जाएगा। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब रात हो जाता है और टूनी सो जाती है। चलो, रात हो गया, अब मैं जाता हूँ और टूनी का वो सेब लेकर आता हूँ। ध्यान से लाना, कहीं टोनी उठ ना जाए। तुम फिक्र मत करो गोरी। काला कौवा टूनी के घोंसले के पास आता है। टूनी और उसका बच्चा दोनों सो रहे हैं। मैं जल्दी से सेब ले लेता हूँ। काला कौवा चुपके से वो सेब लेता है और अपने घोंसले में आ जाता है। अरे वाह कालू, तुम तो ये सेब ले आए। मैंने तो कहा था, ये सब मेरे बाएं हाथ का काम है। चलो, इस सेब को अब हम आधा आधा खा लेते हैं। अब दोनों आधा आधा सेब खा लेते हैं और दोनों सो जाते हैं और अब सुबह हो जाता है। अरे, मेरा सेब कहाँ गया? मैंने तो कल यहीं पर रखा था, वो कहाँ जा सकता है? टूनी सेब बहुत ढूंढती है, मगर उसे नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे फिर उस सेब के पेड़ के पास जाना पड़ेगा। मैं जल्दी करती हूँ, कहीं सारे सेब खत्म ना हो जाए। टूनी फिर उस सेब के पेड़ के पास आती है। पता नहीं मेरा सेब कहाँ गया, मगर आज मैं 3 सेब ले लेती हूँ, एक आज के लिए और 2 कल के लिए। टूनी 3 सेब लेकर अपने घोंसले के पास आ जाती है। चलो, एक सेब में मैं और मोनू खा लेते हैं और बाकी के 2 सेब में रख देती हूँ। गोरी कौवी टूनी का वो सेब देख लेती है। अरे कालू, उधर देखो, टूनी इस बार 2 सेब लेकर आई है। तुम वो दोनों सेब ले आना, फिर 2 दिनों तक हमें खाने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आज रात को ही वो सेब ले आऊँगा। अब रात हो जाता है और टूनी और उसका बच्चा दोनों सो जाते हैं और काला कौवा टूनी के घोंसले के पास आता है। कितनी बेवकूफ़ है ये, इसे पता भी नहीं है कि मैं इसका सेब चुरा रहा हूँ।
चलो जल्दी से मैं लेकर चलता हूँ, वरना ये दोनों उठ जाएंगे। काला कौवा दोनों सेब लेकर आ जाता है। अरे वाह कालू, तुम तो दोनों सेब ले आए। अब हमें कल की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों एक सेब खा लेते हैं और एक सेब कल के लिए रख देते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। और अगले दिन जब टूनी उठती है तो वो देखती है कि काले कौवे के घोंसले के बगल में एक खाया हुआ सेब फेंका हुआ है और टूनी समझ जाती है। अच्छा, तो मेरा सेब कौवे भाई चुरा रहे थे। मुझे इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे कुछ सोचना होगा। टूनी सोचती है। हाँ, मुझे आइडिया मिल गया। अब मैं इन दोनों को सबक सिखाती हूँ। टूनी एक बड़े से पत्थर को लाल रंग कर देती है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। अब इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होएगा। टूनी उस पत्थर को अपने घोंसले में रख देती है। अरे कालू, उधर देखो। टूनी के घोंसले में एक बहुत बड़ा सा सेब है। अगर तुम वो सेब ले आए तो हम दोनों को 3 दिनों तक खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम सही कह रही हो, मैं आज रात को ही वो बड़ा वाला सेब ले आऊंगा। अब रात हो जाता है और काला कौवा टूनी के घोंसले के पास आता है। सच में ये सेब बहुत बड़ा है, ये सेब कम से कम 3 दिनों तक चलेगा। काला कौवा वो सेब ले लेता है। सेब तो बहुत भारी है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा होगा तो भारी भी होगा। काला कौवा वो सेब अपने घोंसले के पास ले आता है। अरे वाह कालू, ये सेब तो मेरी सोच से भी बड़ा निकला। अब हम दोनों को खाने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेब बहुत दिनों तक चलेगा। गोरी जैसे ही वो खाने की कोशिश करती है, उसका चोंच टूट जाता है और उसमें से खून गिरने लगता है। हाय हाय, मेरा चोंच टूट गया, मेरा चोंच। मुझे दर्द हो रहा है कालू। ये सेब नहीं, ये पत्थर है। ये कोई सेब नहीं है, ये एक पत्थर है। टूनी ने हमारे साथ चालाकी की है। अब सुबह हो जाता है और टूनी काले कौवे के पास आती है। क्या हुआ कौवे भाई, गोरी बहन को क्या हुआ? तुम हमसे बात मत करो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने उस पत्थर को लाल रंग कर दिया और देखो गोरी का ये हाल हो गया। गलती तुम्हारी है। तुम्हें वो सेब चुराना नहीं चाहिए था। हम दोनों भूखे थे और इस जंगल में फल का पेड़ कम है, हमें खाने के लिए कुछ मिला भी नहीं। तुम मुझे बोलते, नदी के पास एक सेब का पेड़ है। वहाँ पर बहुत सारे सेब हैं। नदी के पास? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, तो मैंने बताया ही नहीं। तुम्हारा शुक्रिया टोनी, बताने के लिए कि नदी के पास एक सेब का पेड़ है। कोई बात नहीं कौवे भाई। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। एक बार की बात है, एक भोली नाम की चिड़िया रहती थी। वो अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। भोली का पति इस दुनिया में नहीं था और उसी घर के बगल में एक और घर था जहाँ रानो चिड़िया अपने बेटे भोलू के साथ रहती थी। उसका पति भी मर चुका था। भोली और रानो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अरे रानू, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझसे तो अब सारा काम भी नहीं होता है। मुझे खाना बनाना पड़ता है और टूनी का ख्याल भी रखना पड़ता है और खाना भी ढूंढना पड़ता है। तुम सही कह रही हो, मेरा भी सेम यही हाल है। खैर, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हमें आराम मिलेगा। तुम सही कह रही हो, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हमें आराम मिलेगा। मगर तुम्हारे पास तो बेटी है, तुम्हें कैसे आराम मिलेगा? वो तो शादी करके कहीं और चली जाएगी। तुम सही कह रही हो, मुझे तो कोई भी आराम नहीं मिलेगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। एक रास्ता है। कैसा रास्ता रानो? तुम अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। तब तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास भी रहेगी, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी हैं ना। हाँ रानो, ये अच्छा आइडिया है। तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। अब दोनों अपने बच्चों की मंगनी कर देते हैं और अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रानो भोलीकन आती है। अरे रानो, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ पर?
देखो भोली, अभी मेरा बेटा सो रहा है तो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में खाना ढूंढने के लिए चलते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। टूनी भी अभी सो रही है। मैं खाना ढूंढने के लिए जा ही रही थी। ठीक है, चलो। दोनों खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोनों एक आम के पेड़ के पास आते हैं। क्या बात है भोली, आज तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हमें इतने सारे आम मिल गए। 2 आम मैं रख लेती हूँ और 2 आम तुम रख लो। ठीक है, मगर भोली, ये सारे आम तो कच्चे हैं। तुम्हारे पीछे देखो, वो आम पका हुआ है। ये वाला? नहीं, जो आगे में है। अच्छा, मैं समझ गई। तुम वो वाला आम बोल रही हो। मैं अभी लाती हूँ। भोली आम तोड़ने के लिए जाती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो पेड़ से गिर जाती है। अरे भोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर कबूतर आता है। अरे रानो, भोली को ये क्या हुआ? पता नहीं, ये पेड़ से मेरे लिए आम तोड़ रही थी और अचानक गिर गई। हे भगवान, रानो, हमें जल्दी से भोली को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम सही कह रहे हो। दोनों भोली को हॉस्पिटल ले आते हैं और डॉक्टर चिड़िया उसका इलाज करते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी डॉक्टर चिड़िया बाहर आते हैं। देखिए, भोली चिड़िया बहुत ऊंची जगह से गिरी है, जिस वजह से उसका काफी सारा खून बहा है। भोली चिड़िया ठीक तो है ना डॉक्टर? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मगर भोली मर चुकी है। अगर आप थोड़ी देर पहले लाते तो शायद मैं कुछ कर सकता था। ऐसा बोलकर डॉक्टर चिड़िया वहां से चले जाते हैं और रानो रोते रोते बोलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भोली वहां से गिर भी सकती है। ये सब मेरी गलती है। चुप हो जाओ रानो, मुझे तो फिक्र टूनी की हो रही है। बेचारी का अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अब एक दिन बीत जाते हैं और सभी पक्षी मिलकर बातें करते हैं कि टूनी का ख्याल कौन रखेगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ, भोली रानो की वजह से गिरी थी, तो टूनी का ख्याल तो रानो को ही रखना पड़ेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि टूनी का ख्याल मैं रखूंगी। मैं तोते भाई से सहमत हूँ। टूनी का ख्याल तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। मैं टूनी का ख्याल नहीं रखूंगी, मैंने बोल दिया। तुम्हारे बेटे की तो मंगनी हुई थी ना टूनी के साथ, तो टूनी का ख्याल तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। देखो, भोली अब नहीं रही तो अब मैं अपनी बेटी की शादी टूनी से नहीं करवाऊंगी। रानो, ये तुम गलत कर रही हो। टूनी का ख्याल तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। मैं नहीं रखूंगी टूनी का ख्याल। देखो, अगर तुम मना करती हो तो मैं जंगल के मुखिया के पास जाऊंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा। मुखिया का नाम सुनते ही रानो घबरा जाती है और वो मान जाती है। देखो, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं टूनी का ख्याल रखूंगी। आखिर तुम मान ही गई। अब टूनी रानो के साथ रहती है, मगर रानो टूनी से जरा भी प्यार नहीं करती है। वो उससे घर का सारा काम करवाती है। टूनी, मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे घर आने से पहले तुम घर को साफ कर देना। जी ठीक है, आप जाइए, मैं घर को साफ कर दूंगी। और हाँ, अभी मेरा बेटा भोलू सोया हुआ है, उसे उठाना मत। जी ठीक है। ठीक है, मैं जाती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। रानो वहां से चली जाती है। टूनी के आने से मुझे काफ़ी आराम मिला है। मुझे तो घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। तभी कबूतर रानो को बुलाता है। क्या बात है कबूतर भाई, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैंने टूनी का हाल चाल पूछने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ओ, देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि टूनी एकदम ठीक है। चलो, अच्छा है। मुझे टूनी की काफी फिक्र हो रही थी। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं ना है। अगर तुम्हें टूनी की फिक्र हो रही है तो तुम उसके लिए रोज कुछ खाने के लिए ले आया करो। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं टूनी के लिए आज कुछ खाने के लिए लाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब शाम हो जाता है और रानो घर आती है। माँ, आप आ गई। दिन भर सबसे बात कर कर मैं थक गई हूँ। अब थोड़ी देर तक आराम करती हूँ। तभी वहां पर रोते हुए रानो का बेटा भोलू आता है। अरे भोलू, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है।
कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अरे बेटा, मैं खाना लाना तो भूल गई। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। टूनी, तुम किचन में जाकर देखो तो कुछ खाने के लिए है या नहीं। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। टूनी किचन में चली जाती है कि तभी वहाँ पर कबूतर आता है। अरे कबूतर भाई, कैसे आना हुआ? रानू बहन, मैं टूनी के लिए ये खिचड़ी लाया हूँ खाने के लिए। ओ, टूनी अभी किचन में गई है, तुम इसे यहीं रख दो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। तभी वहाँ पर टूनी आती है। माँ, ये खिचड़ी कहाँ से आई? अरे टूनी, कबूतर आया था और वो इसे देकर गया है। चलो, हम सब इसे बराबर बांट लेते हैं। तीनों खाना बराबर ले लेते हैं और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और इसी तरह दिन बीतते हैं और अब टूनी बड़ी हो जाती है। इसी बात को लेकर कबूतर और तोता एक पेड़ पर बात करते हैं। अब टूनी बड़ी हो गई है। हाँ, तो इसमें क्या है? तुम मेरी बात समझे नहीं। याद करो, टूनी की मंगनी हुई थी भोलू के साथ। तो क्या रानो टूनी की शादी करवाएगी अपने बेटे के साथ? मुझे नहीं लगता है कि वो टूनी की शादी अपने बेटे से करवाएगी। मगर ये तो गलत है। रानो ने भोली को कहा था कि वो अपने बेटे की शादी टूनी से करवाएगी। भोली मर गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि टूनी की शादी नहीं होगी। चलो रानो के घर उसे बोलते हैं। दोनों रानो के घर आते हैं। अरे क्या बात है दोस्तों, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रानो, हम दोनों तुमसे कुछ बात करने आए हैं। हाँ हाँ, बोलो। रानो, तुम्हारे बेटे की तो टूनी के साथ मंगनी हुई थी ना। तो हम दोनों ये जानना चाहते हैं कि तुम शादी कब करवाओगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने बेटे की शादी टूनी से नहीं करवाऊंगी। ये तो गलत है। तुमने तो भोली को वादा किया था। देखो, माना कि मैंने वादा किया था, मगर टूनी की शादी किसी और पक्षी से मैं करवा दूंगी, मगर अपने बेटे से नहीं। ये तुम गलत कह रही हो। तुम्हें अपने बेटे की शादी टूनी से करवानी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हारी बात मानकर टूनी को अपने घर में रख चुकी हूँ। अब मैं दोबारा तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अगर ऐसा है तो मैं जंगल के मुखिया के पास जाऊंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा। जाओ जाओ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर कबूतर और तोता जंगल के मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये बात है, मैं अभी रानो को बुलाती हूँ। जी हाँ मुखिया जी, आप ही अब कुछ कर सकते हैं। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं रानो से कल ज़रूर पूछूंगी। अब अगले दिन रानो मुखिया के पास आती है। जी हाँ मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया था। रानो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम टूनी की शादी अपने बेटे से क्यों नहीं करवा रही हो, जबकि तुम दोनों की बात हुई थी भोली के साथ। मुखिया जी, मैं मानती हूँ कि हम दोनों की बात हुई थी, मगर मैंने टूनी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं टूनी का कन्यादान करूँ, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुखिया सोच में पड़ जाती है। तुम्हारी बात तो सही है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। आपका शुक्रिया मुखिया जी। अब सब मिलकर टूनी की एक अच्छे चिड़िए से शादी करवा देते हैं और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती